नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोरोना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोग अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इन क्लासों को आप लोग ज़रूर देखते रहिएगा। और आज की क्लास में हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण विधियों को लेकर के, क्लास नंबर 3। आज से हम शिक्षण विधियाँ ही पढ़ेंगे, शिक्षण के उपागम पढ़ेंगे। तो कंटिन्यूस क्लासों को रेगुलर देखते रहिए। देखिए, क्लासें छोटी छोटी आएंगी पर क्लासें बहुत अच्छी आएंगी। ये आपको गागर में सागर की क्लास मानी जाएगी। तो आप लोग सभी लगातार क्लासों को कंटिन्यूस देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, शिक्षण विधियों की बात करेंगे आराम आराम से, तसल्ली के साथ। पूरा ज़ीरो लेवल से हम पढ़ रहे हैं शिक्षण विधियों को, पर्यावरण की शिक्षण विधियाँ, और इम्पोर्टेंट नोट्स हैं ये। और आप लोगों के लिए अगर चाहिए तो आप लोग मुझे मैसेज कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोबाइल नंबर सभी के पास में है मेरा, और आप लोगों के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, उसको आप लोग ज्वाइन करके मुझे मैसेज कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमको बात करना है शिक्षण विधियों के अर्थ को लेकर के, है ना। तो शिक्षण विधियाँ शिक्षण का वह साधन है जिसके द्वारा एक शिक्षक अपने शिक्षण को अधिगम की दृष्टि से अधिक रोचक और प्रभावशाली बनाता है। यानी शिक्षण विधियों के माध्यम से एक अध्यापक बच्चे को सरल तरीके से पढ़ा सकता है। शिक्षण विधियां एक यांत्रिक युक्ति नहीं जिसके द्वारा विद्यार्थियों तक तथ्य और आंकड़ों को पहुंचाया जा सकता है, बल्कि क्या है, बल्कि शिक्षण विधियों का उद्देश्य है कि विद्यार्थी को इस योग्य बनाना है कि वह अपने अर्जित ज्ञान का व्यावहारिक रूप से उपयोग कर सके तथा विद्यार्थी की चिंतन एवं सृजनात्मक शक्ति को भी विकसित कर सके। तो देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि शिक्षण विधियाँ कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है, कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जो आपके माइंड में लगा करके आप हर चीज़ को याद कर सकते हो। बल्कि शिक्षण विधियों का तो एक ही उद्देश्य है कि आपके पढ़ने का तरीका सरल हो जाए और आपको वो विषय वस्तु, वो अधिगम ज़्यादा स्थायी बन जाए, आप अपने उस ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकें, अपने आप को सृजनात्मक तरीके से आप उभार सकें। तो शिक्षण विधियों का उद्देश्य एक याद रखना, करके सीखने पर बल देती है। ठीक है मित्रों, चलिएगा अब बात करते हैं शिक्षण विधि की परिभाषाओं को लेकर के। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण विधियों की परिभाषा है, ये 4-5 परिभाषाएं आपको याद रखनी है। सबसे पहले परिभाषा दी है हमारी स्ट्रेसर ने। किसने दी है? स्ट्रेसर ने दी है कि शिक्षण विधियां वे योजनाएं होती हैं जिसके माध्यम से एक शिक्षक व छात्र शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु परस्पर अंतःक्रिया करते रहते हैं और इस दौरान एक शिक्षक अपने अधिगम अनुभवों के आधार पर विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है और साथ ही पुनर्वलन व पृष्ठपोषण भी प्रदान करता है। ये परिभाषा किसकी है साथियों? ये परिभाषा है आपकी स्ट्रेसर की। किसकी है? स्ट्रेसर की परिभाषा है, और इतनी लंबी है, याद तो करना पड़ेगा मित्रों, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगले आते हैं हमारे जॉन डेवी साहब। इंपॉर्टेंट है इनकी परिभाषा जॉन डेवी की। ये कहते हैं कि शिक्षण विधियां वे संगठनात्मक प्रयास हैं जिसके माध्यम से विषय वस्तु को संगठित करके निष्कर्ष पर पहुंचाया जाता है। ये परिभाषा किसकी है? जॉन डेवी की। बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉन डेवी तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अब हम बात करते हैं शिक्षण विधियों की मान्यताएं। इनकी मान्यताएं क्या क्या है देखिएगा। शिक्षण विधियों की मान्यताओं से तात्पर्य यानी मतलब है कि एक शिक्षक के द्वारा शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना अनिवार्य है। वे सब बातें या वे सभी तथ्य शिक्षण विधियों की मान्यताएं होती हैं, और जो आपको निम्न प्रकार में नीचे बता रहा हूँ। शिक्षण विधियां शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होती है। ये क्या है? हमारी शिक्षण विधियों के गुण हैं साथियों, ये विशेषताएं हैं शिक्षण विधियों की कि शिक्षण विधियों के माध्यम से हम शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त कर लेते हैं। शिक्षण विधियां मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक नियमों की पालना करने वाली होनी चाहिए। शिक्षण विधियां बालकों की रुचि, योग्यता तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली होनी चाहिए। इस प्रकार की शिक्षण विधियों के गुण होते हैं।
शिक्षण विधियाँ शैक्षिक वातावरण के अनुसार होनी चाहिए। शिक्षण विधियाँ स्पष्ट व निश्चित होनी चाहिए। शिक्षण विधियाँ स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। शिक्षण विधियाँ किसी शिक्षक के व्यवहार का दर्पण होती है, इसलिए प्रत्येक शिक्षक को शिक्षण विधियों का चयन करते समय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो ये आप लोगों को बताया मैंने। और देखिए, शिक्षण विधियाँ कैसी होनी चाहिए? छात्र केंद्रित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षण विधियाँ लोकतांत्रिक मूल्यों की पालना करने वाली होनी चाहिए, अर्थात एक शिक्षक को तानाशाह के रूप में अपने विचारों को बच्चों के लिए कभी नहीं थोपना चाहिए। शिक्षण विधियाँ क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। क्या कहता है क्रियाशीलता का सिद्धांत? इससे पहले वाली क्लास में बताया मैंने कि बच्चे या बालक स्वयं करके सीखें, क्योंकि स्वयं करके सीखा गया ज्ञान अधिक समय तक स्थायी होता है। शिक्षण विधियों में प्रत्येक शिक्षक को अपने ज्ञानात्मक पक्ष के साथ साथ क्रियात्मक एवं भावात्मक पक्ष को भी ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षण विधियाँ अपनाते समय प्रत्येक शिक्षक को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वे विधियाँ एक से अधिक बालकों के लिए उपयोगी हैं अथवा नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखें। ठीक है, तो एक से अधिक बच्चों के लिए भी उपयोगी होनी चाहिए वो शिक्षण विधि। अब हम शिक्षण विधियों के प्रकार की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट अब बनता है आगमन विधि, निगमन विधि, प्रोजेक्ट विधि, सबके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले आती है हमारी आगमन विधि, जो इम्पोर्टेंट भी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगमन विधि के प्रतिपादक कौन है साथियों? इसके जनक हैं अरस्तु। कौन है? अरस्तु, याद रखना। इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभव, उदाहरण और प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। इस विधि में क्या होता है? सबसे पहले बच्चों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव दिए जाते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं, प्रयोग करके इन सब बातों को करने के बाद क्या बनाया जाता है? नियम बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? नियम बनाया जाता है, तथा ज्ञात तथ्यों के आधार पर उचित सूझबूझ के साथ निर्णय लिया जाता है। आगमन विधि के कुछ शिक्षण सूत्र होते हैं जो निम्न प्रकार हैं, और ये इम्पोर्टेंट भी है, प्रश्न एग्जाम में यहीं से छपता है सीधा। देखिए, आगमन विधि जो है साथियों, वो उदाहरण से नियमों की तरफ चलती है, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। ठीक है, और प्रत्यक्ष से प्रमाण की तरफ और ज्ञात से अज्ञात की तरफ। तो देखिएगा, एक बार मैं फिर से दोहरान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये शिक्षण सूत्र किसके हैं? आगमन विधि के। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, पड़ोसियों को दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे थोड़ा सा। तो उदाहरण से नियम की ओर चलती है विधि, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये आपके शिक्षण सूत्र आप लोगों को याद रखना है कंठस्थ तरीके से। ठीक है, अगर आप लोगों ने आगमन विधि के शिक्षण सूत्र याद रख लिए तो निगमन विधि जस्ट इसकी उल्टी होती है, इधर चलेंगे फिर ये। ठीक है, याद रख लेना आप इनको। अब हम बात करते हैं आगमन विधि के सोपान। आगमन विधि के 4 सोपान हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है यहाँ से कि निम्न में से आगमन विधि के कितने सोपान है? 4 हैं, या पूछ सकता है, या फिर आप लोगों को ये क्रम पूछ सकता है। ये क्रम है, ध्यान रखना। तो पहला है उदाहरणों को प्रस्तुतिकरण। सबसे पहले हम उदाहरण देंगे बच्चे के लिए। पहला स्टेप क्या होगा? उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। सेकंड स्टेप है उदाहरणों का निरीक्षण करना। तीसरा स्टेप है नियमनीकरण, और नियमनीकरण को हम सामान्यीकरण भी बोल सकते हैं। और चौथा स्टेप है सत्यापन करना। ठीक है, सत्यापन करना। तो ये आप लोगों को चारों ही स्टेप क्रम से याद रखने हैं। पहला है उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, दूसरा स्टेप है उदाहरणों का निरीक्षणीकरण, तीसरा स्टेप है नियमानीकरण या सामान्यीकरण, और चौथा स्टेप है सत्यापन करना। अब हम आगमन विधि के गुणों की बात करते हैं। आगमन विधि के गुण यानी इसकी विशेषताएं क्या हैं, यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में छपता है भाई। तो देखेंगे, आगमन विधि कैसी है? एक मनोवैज्ञानिक विधि है। आगमन विधि जिसने पढ़ लिया वो निगमन विधि को अपने आप उल्टा करके पढ़ लें।
पूरे जितने भी नियम हैं, जितने भी शिक्षण सूत्र हैं, आगमन के विपरीत होते हैं निगमन में। तो आगमन विधि क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि है। आप लोग बीएसटीसी में भी पढ़ के आए होंगे मैक्सिमम रूप से, गणित के पेपर में, फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी। तो वही विधियाँ हैं, कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ध्यान रखना, मनोवैज्ञानिक विधि है आगमन। आगमन विधि शिक्षण अधिगम की क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है, यानी करके सीखने पर बल देती है। आगमन विधि से अर्जित ज्ञान स्थायी होता है, इसमें बालक स्वयं करके सीखता है। कहने का मतलब है कि आगमन विधि जो है वो लर्निंग बाय डूइंग, क्रियाशीलता के सिद्धांत को पालन करती है, और ये रटने की प्रणाली पर बल कभी नहीं देती, रटने की प्रणाली का विरोध करती है ये विधि। ठीक है। आगमन विधि के द्वारा अर्जित ज्ञान प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित होता है। आगमन विधि से बालकों में नवीन विषय वस्तु खोजने की प्रवृत्ति का विकास होता है। कहने का मतलब है कि आगमन विधि बच्चे में खोजी प्रवृत्ति को जन्म देती है। क्या करती है? खोजी प्रवृत्ति को विकसित करती है। आगमन विधि सामान्यतः अंक गणित में प्रयोग ली जाती है। आगमन विधि बालकों में गणित सीखने की जिज्ञासा को जागृत करती है। ध्यान रखना भाई, है ना। आगमन विधि के दोष देखिए। आगमन विधि अत्यंत लंबी विधि है, इसमें परिश्रम भी अधिक लगता है, समय भी अधिक लगता है, खर्चा भी बहुत अधिक आता है, और इसमें सूझबूझ की आवश्यकता होती है। आगमन विधि में परिणामतः जो परिणाम होते हैं पूरी तरीके से सत्य नहीं हो पाते। ठीक है भाई, इसमें परिणामों में गलती हो सकती है बच्चे से, और अनुभवी टीचरों की कमी होती है इसके अंदर। तो ये इसके सारे दोष हैं। याद रखना मेरे दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इस विधि को हमने पूरा पढ़ा। आगमन विधि को कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताएंगे, क्लास को लाइक जरूर ठोकेंगे। अब हम आते हैं निगमन विधि पर। निगमन विधि आगमन का जस्ट उल्टा है। ठीक है, विपरीत है ये उसकी। निगमन विधि में नियमों से उदाहरण की ओर शिक्षण कार्य करवाया जाता है। इसमें क्या होगा? नियमों से उदाहरण की तरफ। लेकिन आगमन में क्या होता था? आगमन में उदाहरण से नियम चलते थे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अध्यापक पहले विद्यार्थियों को नियम बताएगा, उसके बाद उदाहरण की क्रिया करवाता है। निगमन विधि का प्रयोग किस में किया जाता है? बीज गणित या रेखा गणित में किया जाता है। नोट कर लीजिए पॉइंट। निगमन विधि का प्रयोग किस में करेंगे? बीज गणित या रेखा गणित में। जबकि अंक गणित में किसका करेंगे भाई? अंक गणित में किसका करते हैं हम? आगमन का करते हैं। किसका करते हैं? आगमन विधि का करते हैं। नोट याद रखना। अब हम बात करते हैं आगमन विधि के शिक्षण सूत्र। ठीक है, अधिगम सूत्र। आपने जो आगमन विधि में पढ़ा है उसका जस्ट विपरीत है। तो देखिए, आगमन विधि उदाहरण नियमों से किधर चलती है? उदाहरण की तरफ। नियमों से उदाहरण की तरफ, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, और अज्ञात से ज्ञात की ओर। ये है आपके निगमन विधि के सूत्र। ठीक है, तो ये आगमन के जस्ट उल्टा है। तो एक को याद कर लेना आप लोग, चाहे आगमन को कर लेना चाहे निगमन को कर लेना। अगर आपने दोनों में से एक याद कर लिया तो आप जस्ट उसका उल्टा कर देना। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं इसके विशेषताओं की, है ना। अब इस विधि की अगर विशेषताओं की बात करते हैं हम, तो साथियों इस विधि में गुण कौन से हैं? तो ये विधि निगमन विधि सरल और सुस्पष्ट होती है, और निगमन विधि की बात करें तो ये सुविधाजनक भी है। इसमें क्या होता है कि बच्चे को सीधा सूत्र या नियम बता दिया जाता है, और प्रश्न को वो हल कर लेता है तो उसका आंसर भी करेक्ट निकलता है। इसमें गलतियां बहुत कम होती है। ठीक है, लेकिन इस विधि के दोष भी हैं साथियों। यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। क्या है? अमनोवैज्ञानिक, और ज़्यादातर बड़ी क्लासों के लिए। ठीक है, कौन सी? बड़ी क्लासें जो होती है, बड़ी कक्षा जो होती हैं, उच्च स्तर की जो कक्षा होती है उनके लिए उपयोगी है। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। छोटी कक्षाओं के लिए कौन सी उपयोगी है साथियों? वो है आपकी आगमन विधि। ठीक है, आगमन विधि है छोटे बच्चों के लिए, है ना। ये मनोवैज्ञानिक है। कौन सी? निगमन विधि। निगमन विधि शिक्षण अधिगम की क्रियाशीलता के सिद्धांत पर बिल्कुल आधारित नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें करके सीखने पर बल नहीं दिया जाता। इसमें तो किस पे दिया जाता है? रटंत विद्या पर बल दिया जाता है। ठीक है,
निगमन विधि में अधिक से अधिक मात्रा में अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। ये आप लोगों को यहाँ तक मैंने पढ़ाया। इसके बाद में कल चौथे नंबर की क्लास में पढ़ाऊँगा प्रोजेक्ट मेथड से आगे की। ठीक है, तो सभी कंटिन्यूस बना के रखें अपनी दिनचर्या को। ये क्लास दिन में 5 बजे के आसपास अपलोड होगी प्रतिदिन, और इवनिंग में भी आप लोग इवनिंग नाइट के अंदर आप लोग क्या करेंगे, 8 बजे आप लोग यूट्यूब पर टेस्ट सीरीज़ जो आप चलेगी आपके लिए, उसको आप लोग ज़रूर अटेंड करेंगे। यूट्यूब पर आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज़ लाई जा रही है, उसको आप ज़रूर अटेंड करें। और जितने भी मॉक टेस्ट विद्यार्थी दे रहे हैं हमारे खुराना क्लासेस एप्लीकेशन पर, वो देते रहेंगे। और यूट्यूब पर मैं मॉक टेस्टों के अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको मैं आप लोगों को यूट्यूब पर कराने जा रहा हूँ। और बाकी के आप लोग सभी विद्यार्थी ज्वाइन कर लेंगे टेस्ट सीरीज़ को एप्लीकेशन पे। बहुत शानदार क्लासेस है, वो शानदार टेस्ट सीरीज़ है, मॉक टेस्ट बहुत अच्छा है, ज्वाइन कर लेना ज़रूर। थैंक यू सो मच।